या फिर सरवाइव करने के लिए टोटल 4 लाइफ प्रोसेस करने होते हैं। इसमें से हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन में हमने इसके सभी टाइप्स को देखा, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा और उसके बाद पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब आते हैं सेकंड लाइफ प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। आगे वाले पेज से इसे स्टार्ट करते हैं। आते हैं गाइज रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन क्या होता है? आप कहोगे सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग ही शामिल नहीं होता है। समझ लेते हैं इसे। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी कि फूड ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन दोनों की एडिशन से, और इसमें ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना भी शामिल होता है। अगर हम सांस लेंगे तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। आगे दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इन दोनों के नेक्स्ट पेज पर। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, उसी को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी का प्रोडक्शन या तो विदाउट ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन की कमी में हो, उसको कहा जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों के एग्जाम्पल्स को समझते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है गाइज फूड। फूड जब सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सो ये फूड साइटोप्लाज्म में जाने पर चेंज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरूवेट और एनर्जी में। अब आप कहोगे पाइरूवेट क्या होता है? सिंपली हम इसे लिख सकते हैं C3H4O3। ये फॉर्मूला होता है गाइज पाइरूवेट का। सो पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ब्रेक डाउन हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। यहाँ पर एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा हमारा सिंपली C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है एथेनॉल का। सो सिंपली पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देना होगा हमें। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है खमीर। यीस्ट होता क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है फंगस फैमिली से। इसका यूज किया जाता है ब्रेड या फिर केक बनाने के लिए। केक इतना फ्लफी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यीस्ट। जब यीस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है, जब इसे पकाया जाता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण जो एयर बबल्स होते हैं, उन्हीं की वजह से केक या फिर ब्रेड फ्लफी होता है, इतना सॉफ्ट होता है। सो ये एग्जांपल हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। पाइरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो पाइरूवेट है ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होगा C3H6 और O3। ये होता है लैक्टिक एसिड। यहाँ पर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अब बात आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस वाले पार्ट के एग्जाम्पल की। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मसल सेल्स। हमारी मसल सेल्स में ये प्रोसेस होता है जब हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है, और इस प्रोसेस की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, मसल्स का उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो हमारी सांस जो है, हमारी जो ब्रीथिंग है वो तेज होने लग जाती है। हम जल्दी जल्दी इनहेल करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी एक्सहेल करने लग जाते हैं।
यानी हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती। जितनी क्वांटिटी में हमारी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए है उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इस कंडीशन में पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं तो हमारी मसल्स पेन करने लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उनमें पेन होता है या फिर कहें क्रैम्प्स होते हैं हमारी मसल्स में। अब आते हैं पाइरूवेट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल के अंदर होता है। सो सिंपली ये हो गए हमारे दो एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब गाइज नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन से पहले एक पॉइंट और देखना हमें जो कि इम्पोर्टेंट है। सो सिंपली पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसी से रिलेटेड हमें एक पॉइंट दिया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। इस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी बनती है, वो सिंथेसाइज हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल में। यानी सिंपली एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होगी एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। इसी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और एटीपी इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला आपको वैसे ही बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा। फॉर्मूला हो जाएगा गाइस C10H16H5, इसके बाद O13 एंड P3। यहाँ पर फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरस कितनी है? 3। ये होता है एटीपी का फॉर्मूला। एग्जाम में नहीं आएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कैजुअली मैंने बता दिया आपको। हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर। यही होती है हमारी सभी सेल्स की एनर्जी। इसी एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। सो ये हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कहें रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। फाइनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर इसका डायग्राम भी है राइट साइड में। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आएंगे। सो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। ऑक्सीजन रिच एयर यानी ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, उसको हम अपने नोज यानी कि नाक से टेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। नोज के अंदर फाइन हेयर्स यानी कि बारीक बाल होते हैं जो उस एयर को फिल्टर करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है उनको वो नोज में ही रोक लेते हैं, हमारे अंदर जाती है बिल्कुल प्योर एयर। इसके बाद नोज से एयर पास करती है, एयर जाती है थ्रोट से होती हुई पहुंच जाती है लंग्स तक। बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोसेस है, इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो ये है नोज। नोज से हम एयर इनटेक करते हैं, वो फिल्टर होती है नेसल कैविटी में। उसके बाद वो जाती है फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स क्या होता है आप देख सकते हो, ये है माउथ, ये है नोज। नोज और माउथ का जो कॉमन एरिया होता है, दोनों का ये कॉमन एरिया होता है, उसी को कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाती है एयर, उसके बाद इससे नीचे जाती है गाइज लैरिंग्स में। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स के बाद एयर पहुंचती है ट्रैकिया में। ये वाली जो पाइप है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं ब्रोंकी। ये वाला पार्ट ब्रोंकी और इधर वाला ये वाला पार्ट भी हो गया ब्रोंकी। ये हमारे दोनों
लंग्स यानी कि फेफड़े। ब्रोंकीज आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी ब्रांचेज में, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और हर एक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होती है गाइज एल्वियोलाई, जो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पर हमें दिया है इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होता है, द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वियोलाई। ट्रैकिया से एयर पैसेज दो ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ब्रोंकीज से फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और पहुंच जाता है फाइनली एल्वियोलाई में। ये बलून जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को कहा जाता है एल्वियोलाई। ये किससे कनेक्ट होती हैं, ब्रोंक्यूल से, इनसे एयर इनमें आती है। सो एल्वियोलाई से रिलेटेड हमें दिया है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई बलून यानी कि गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज में। इसी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं इनसे कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स, इसके बाहर की ओर से कनेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट है ब्लड वेसल्स से। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे वाले पेज पर। सो ये है एल्वियोलाई, ये कनेक्ट है इन ब्रोंक्यूल से जिनसे इनमें ऑक्सीजन रिच एयर आती है। और इसी के साथ जो एल्वियोलाई है ये कनेक्ट होती है, इनका सरफेस कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स से। सो यहाँ पर दिया है, देन ऑक्सीजन डिजोल्व इन हेमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन इनमें पहुंच जाती है, ये कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल्स से। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये ब्लड वेसल्स, और एब्जॉर्ब करने के बाद सभी बॉडी पार्ट्स में जो भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं, डिलीवर कर देती हैं। इसके अलावा क्या काम होता है यहाँ पर, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एल्वियोलाई। जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेके आती हैं सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो इन एल्वियोलाई में ड्रॉप कर देती हैं। उसके बाद एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, उसके बाद हमारे थ्रोट से होती हुई नोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं वो इसमें ड्रॉप कर दी जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, कैरी करता है गाइज हेमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये हेमोग्लोबिन इसमें से ऑक्सीजन कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसे सभी बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। सो इसी के साथ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें 2 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा ब्रीथिंग, या फिर कह सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज, ये किस तरह से होता है प्लांट में। और सेकंड पॉइंट होगा प्लांट का जो फूड मटेरियल ग्लूकोज होता है उससे वो एनर्जी कैसे बनाते हैं। पहले देख लेते हैं गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। सो यहाँ पर दिया है, गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रो। गैसियस एक्सचेंज 3 तरह से होता है, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है स्टोमेटा इन लीव्स। जो प्लांट की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं उसे कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंट्री लेती है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, उससे वो ग्लूकोज बनाता है और बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होती है, तो इसी टाइनी पोर स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। सभी लीव्स के सरफेस पर ये टाइनी पोर होता है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है स्टोमेटा की। इसके दोनों तरफ ये हैं गार्ड सेल्स जो इस टाइनी पोर को ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं इसकी। ये गैसियस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है
लेंटिसल्स इन स्टेम, जो हमारी प्लांट की स्टेम या फिर कह सकते हैं तना होता है, वहां पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेंटिसल्स होते हैं स्टेम में टाइनी पोर्स, उन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। इन लेंटिसल्स की हेल्प से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सरफेस ऑफ रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका सरफेस भी गैसेस का एक्सचेंज करता है। ये टोटल 3 तरीके हैं गैसेस एक्सचेंज करने के प्लांट में। गैसेस एक्सचेंज यानी कि ब्रीथिंग। इसके बाद समझते हैं एनर्जी किस तरह से मिलती है प्लांट को। सो यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उसका यूज करते हैं वे ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए। सिंपली ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ग्लूकोज यानी कि प्लांट के फूड से एनर्जी बनाने के लिए। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में मिलती है एनर्जी। ये एनर्जी हेल्पफुल होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए और प्लांट को ग्रो करने के लिए। इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पर हमने लिखा है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये प्लांट का फूड, ऑक्सीजन इसके साथ यूज की जाएगी तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर और एनर्जी। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस में H2O, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर और साथ में एनर्जी। ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये होता है फोटोसिंथेसिस, जो हमने पीछे वाले पेजेस पर